नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर 5 का, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पदार्थों का पृथक्करण में हमने पढ़ा कि हमने कई अलग अलग तरीके के उसमें से पृथक प्रक्रियाएं हमने अपनाई थी, तो अब उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। हमें किसी भी चीज़ को, उससे मिश्रण जो होते हैं उन्हें अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? हमारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं, उसमें अशुद्धियाँ, तो उन्हें हमें अलग ही करना होगा, हम उन अशुद्धियों को खा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आवश्यकता पर निर्भर करती है। जैसे दो भिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना होता है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करते हैं हम इससे। तो इसके जो उदाहरण है, जैसे चावलों से हम पत्थर अलग करते हैं और दूध से हम मक्खन निकालते हैं, परंतु ये हमारे लिए दोनों ही चीज़ें भी उपयोगी हो जाती हैं, क्योंकि दूध से जब हम मक्खन निकालते हैं तो लस्सी और मक्खन दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, हम दोनों का भी उपयोग करते हैं। प्रश्न 2, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? देखो, निष्पावन, निष्पावन से हम पढ़ते हैं ना, वो पावन मतलब पवन चल रही है, हवा। तो आपको याद हो, जब बहुत सारे चावल या गेहूँ, ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें भूसा बहुत सारी मात्रा में अलग करना हो, तो उससे हम निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। जब अनकण होते हैं, उनमें जो डंडियों में लगे होते हैं ना चावलों के, आपने धान के पौधे देखे हों, गेहूँ के पौधे देखे हों, तो वो डंडियों में लगे होते हैं। तो उनकी मात्रा जब बहुत अधिक होती है, थोड़ी नहीं, अधिक मात्रा में खेतों से जब हम निकालते हैं, तब हम इस मिश्रण को किसी खुले मैदान में ले जाकर तथा किसी ऊंची और समतल स्थान, जब हमने पढ़ा था बुक में यही लिए, पर खड़े होकर इस मिश्रण को प्लेट अथवा किसी नीचे कोई चादर बिछा दो या समाचार पत्र पर रखते हैं और थाली में रखते हैं, तब उसे हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ते हैं, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे गिरे। इस तरह वायु के द्वारा हल्के तथा भारी कण जो होते हैं, अवयव, पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि किसान खेतीबाड़ी में ज़्यादा होता है। अब घर पे तो कोई बंदा इतना अनाज नहीं लाता, वो तो हस्तचयन से ही उसको अलग कर लेता है। प्रश्न नंबर 3, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे? तो पकाने से पहले हम चावल या दाल में से, चावल नहीं, दाल में से हस्तचयन द्वारा भी हम जो थोड़ा बहुत कंकड़ वगैरह कुछ है तो उसे अलग कर लेते हैं, और उसके बाद जो उसमें धूल चिपकी है या उसे हम पानी से धोकर पृथक कर लेते हैं। छालन का क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग होता है? छालन एक ऐसा पृथक करने का तरीका है जिसमें हम किसका उपयोग करते हैं? छलनी का। छालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को जिनका जो आकार है समान नहीं होता है, अंतर होता है उनमें, इसके लिए हम उसे पृथक करने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अब आप थोड़ा सा एक मोटा कण है, थोड़ा बारीक कण है। आटे के लिए जैसे आटा छानते हैं तो जो भूसा भूसा होता है थोड़ा मोटा, वो छलनी में ही रह जाता है, और बारीक आटा जो है वो निकल जाता है। जैसे कि चाय छलनी भी हो जाती है, चाय तो निकल जाती है, चाय पत्ती उसमें रह जाती है। प्रश्न 5, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? अब जल में रेत है तो आप क्या करोगे? पहले रेत और जल के मिश्रण को हम मिला के हिला के, ये तो प्रक्रिया बता रही हूँ, पर इसका एक छोटा सा ही आंसर है। हम उसको थोड़ी देर रख देंगे, रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, और पानी को हम जब हम उसे अलग से थोड़ा सा उतार लेंगे तो इसको हम अवसादन प्रक्रिया द्वारा पृथक करेंगे, यानी वो भी उसको कहते हैं, पानी को उसमें से उतार लेंगे। आटे और चीनी की मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? हाँ, बिल्कुल संभव है आटे और चीनी के मिश्रण को अलग करना। तो हम उसमें से चीनी को कैसे अलग करेंगे? एक तो हम छालन द्वारा भी अलग कर सकते हैं, है ना, और इसको मतलब छलनी से छानोगे तो आटा निकल जाएगा और चीनी उसमें रह जाएगी। और एक निष्पावन विधि द्वारा भी आप कर सकते हो, क्योंकि आटा हल्का होता है, चीनी के कण थोड़े से भारी होते हैं, तो हल्की हवा होगी तो उससे क्या होगा, आटा थोड़ी दूर जाके गिरेगा और चीनी वहीं नज़दीक गिर जाएगी। तो इसके लिए हम एक रनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम 2-3 तरीके इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? हम अगर पंकिल जल को फिल्टर पत्र की सहायता से निस्पंदन करने से स्वच्छ जल प्राप्त होगा। हमने पढ़ा था ना, वो फिल्टर पत्र से हमने जल को शुद्ध करा था,
साफ सुथरा करा था। अब है प्रश्न नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की जो विधि को हम क्या कहते हैं? उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्पंदन कहलाती है। समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। हाँ देखो, मैंने ऊपर भी बताया था ना, जैसे कि वो रेत को अलग करना जल से, तो निस्तारण विधि, ठीक है ना, निस्तारण विधि का उपयोग होगा उसे से। सत्य और असत्य, दूध और जल के मिश्रण को निस्पंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। असत्य, नहीं कर सकते। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निष्पावन के लिए तो हमें पानी चाहिए ना, उसमें जल जो वाष्प बन जाएगा जल। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्पंदन द्वारा किया जा सकता है? सत्य, बिल्कुल कर सकते हैं निस्पंदन द्वारा। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है? असत्य। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। बर्फ को हम चीनी घोलने के बाद डालेंगे, बाद में डालने से चीनी की ज़्यादा घुलने की संभावना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो ठंडे पानी में जो चीनी है वो कम घुलेगी, धीरे धीरे भी घुलेगी, तो इसलिए हम बर्फ़ को बाद में डालेंगे। धन्यवाद दोस्तों।